हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 5 चैप्टर 51 मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका भी ध्यान नहीं दूर जान। पार्थ खाने की ट्रे लेके ईशा के रूम में जाता है तो देखता है डोर ओपन है। पार्थ खुला हुआ डोर देखकर कमरे के अंदर आता है। उसे कमरे के अंदर ईशा बेड के सिरहाने से टिक कर बैठी हुई नजर आती है, जो अपने हाथों में एक बुक पकड़े हुए थी और वो उसे रीड करने में इतना खोई हुई थी कि उसे पार्थ के आने का पता भी नहीं चलता है। उसे बुक में खोया हुआ देखकर पार्थ उसे बुलाता है। ईशा। उसकी आवाज सुनकर ईशा, जो बुक रीड करने में खोई हुई थी, वो बुक हटाकर सामने देखती है। उसके बाद वो पार्थ को देखते हुए कहती है, तुम कब आए मेरे छोटे भाई? ईशा की बात सुनकर पार्थ उसे देखते हुए अपनी रूड वॉइस में कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं कब आया कब नहीं। उसके बाद खाने की ट्रे ईशा की ओर बढ़ाते हुए कहता है, डिनर कर लो, बस यही देने आया था। उसकी रूडनेस से भरी आवाज सुन ईशा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे देखते हुए गुस्से से कहती है, एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं खाना है, लेके जाओ अपना ये खाना, अगर ढंग से नहीं बोल सकते हो खाने के लिए तो। इतना कह ईशा अपने हाथों में पकड़ी बुक को साइड टेबल पर रख देती है और मुंह फूलाकर पार्थ को देखने लगती है। ईशा का जवाब सुन और उसका फूला हुआ मुंह देखकर पार्थ इस बार बिना कुछ बोले चुपचाप ईशा के बेड पर उसके पास बैठ जाता है। उसके बाद वो खाने का एक बाइट तोड़कर के ईशा के मुंह के पास करता है। उसे इस तरह खाने का बाइट अपने मुंह के पास करते हुए देखकर ईशा अपना फेस घुमा लेती है, जिसे देखकर पार्थ सिर्फ कुछ ही शब्द बोलता है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम चाहती हूं मैं अभी भी वैसे ही सो जाऊं? जिसे सुन ईशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से अपना मुंह खोल के खाने का बाइट अपने मुंह में लेके खाने लगती है। उसके बाद वो भी खाने का एक बाइट पार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहती है, छोटे भाई तुम क्यों ऐसा करते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें भी खा लेना चाहिए, पहले की तरह अब नहीं है कि तुम पहले मुझे खिला लोगे उसके बाद ही खाओगे। अगर मैं जब तक न खाना खाऊं तब तक तुम भी नहीं खाओगे। मैं सुबह जल्दी में घर से बिना ब्रेकफास्ट के निकल गई थी, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में लंच किया था, तुम्हें भी ऑफिस में लंच कर लेना चाहिए था, ना कि ये सोचकर भूखा रहना चाहिए था कि मैंने खाया है कि नहीं। उसकी बात सुन पार्थ कोई जवाब नहीं देता है और फिर से ईशा के मुंह में खाने का बाइट डाल देता है और ईशा भी उसकी ओर बढ़ा देती है। क्योंकि कि ईशा सच कह रही थी, वो जब तक ईशा को खाते हुए नहीं देख लेता था वो भी कुछ नहीं खाता था। बचपन से ही वो पहले अपनी बहन को खिला लेता था, उसके बाद ही खुद खाता था, और जब दोनों बड़े हो गए तो जब तक ईशा नहीं कुछ खाती थी वो भी नहीं खाता था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद पार्थ और ईशा दोनों अपना हाथ वॉश करते हैं। ईशा अपना हाथ साफ करते हुए पार्थ से कहती है, मेरे छोटे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है न कि तुम्हारा बॉस बहुत गरीब है, वो कैंटीन अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑफिस वर्कर्स के लिए अपनी कंपनी में, इसलिए ही तुम्हें भी कुछ खाने को ही न मिला हो ऑफिस में। उसकी बात सुनकर पार्थ उसे घूर कर देखता है और खाने की ट्रे उठाकर जाते हुए ईशा से कहता है, आज तो तुमने कह दिया, लेकिन याद रहे आज के बाद कभी भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम मेरी बहन नहीं हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए कोई सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो तुम हो। कहते हुए वो ईशा के रूम में से निकल जाता है। उसकी बात सुनकर ईशा अपने मन में कहती है, मुझे पता है तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बस जताते नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूँ मैंने जो कहा उससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन मैं गुस्से में थी और मेरे मुंह में जो कुछ भी आया बोल दिया। लेकिन मेरी भी गलती नहीं है, तुम भी तो कभी मुझे हॉस्पिटल से लेने नहीं आते हो। आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था, और तुमने मेरे पूछने भी तो नहीं बताया था। इतना कह ईशा फिर खुद से ही कहती है, कुछ भी हो कल सुबह मैं सारी बोल दूंगी, वैसे भी मैं आज बहुत थक गई हूँ, सो जाती हूँ अब। दूसरी ओर वैदिक के रूम में वैदिक सिया को हल्का सा उठाता है, उसके बाद वो उसके पीछे जाके सिया को खुद का सपोर्ट देते हुए बैठाता है। इस वक्त सिया की पीठ वैदिक के सीने से लगी हुई थी और उसकी की आंखें बंद थी। वैदिक सिया को अच्छे से बैठा लेने के बाद खाने की ट्रे जो उसने बेड पर रखी हुई थी उसमें से एक बाउल रामन जिसमें वेजिटेबल सूप था उसे उठाकर अपने पास में रखता है।
उसके बाद वैदिक सिया के होठों के दोनों साइड हल्का से प्रेस करता है। हमेशा की तरह जब भी सिया बिना खाए ही सो जाया करती थी, जिसके बाद सिया का मुंह खुल जाता है। उसके बाद वैदिक अपने दूसरे हाथ से एक चम्मच सूप सिया के मुंह में डालता है, जिसे सिया कुछ ही पलों में पी लेती है। वैदिक इसी तरह से सिया को पूरा सूप पिलाता है। कुछ देर बाद जब सूप खत्म हो जाता है तो वैदिक सिया के मुंह को साफ करता है। उसके बाद वो उसे बिस्तर पर आराम से लेटा देता है, फिर खुद भी अपना डिनर करता है। उसके बाद वो उठकर वॉशरूम में जाके अपने हाथ को क्लीन करता है। तभी उसे फर्श पर अपने बिखरे हुए कपड़े मिलते हैं, जिन्हें देख उसकी भवें सिकुड़ जाती हैं। जिसके बाद वो उन कपड़ों को एक एक कर उठाकर बकेट में डाल देता है। उसके बाद फिर से अपने हाथ को क्लीन करके रूम में आ जाता है। रूम में आके वैदिक खाने की प्लेट और बाउल्स को ट्रे में रखता है, फिर उसे उठाकर हमेशा की तरह डोर के बाहर रख देता है, जिसे पार्थ या वीर दोनों में से कोई भी आके लेके जाकर साफ कर रख देता था, जिससे किसी को शक न हो। वैदिक ट्रे को डोर के बाहर रखकर डोर लॉक कर अंदर आता है और बेड की ओर सिया को देखता है। सिया को देखकर वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो उसी तरह गुस्से से कहता है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए न इस बात का कि मेरे लिए ये भी है, इसका भी ध्यान में ही दूर जान। चैप्टर 52 क्या तुम मेरे बच्चों को हट करना चाहती हो? बेरहम आदमी वैदिक का सिया के पैरों की मां। इतना कह वैदिक अपने लंबे कदमों से सिया के पास जाता है, जो पेट के बल सोई हुई थी। उसे इस तरह से सोता हुआ देख वैदिक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सिया को गुस्से से घूरते हुए उसे अच्छे से पीठ के बगल लेटाता। उसके बाद उसे घूरते हुए कहता है, जान तुम्हें पता है न कि ऐसी हालत में पेट के बल नहीं सोना चाहिए, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम मेरे बच्चों को हट करना चाहती हो? सिया को सही ढंग से लेटाने के बाद वैदिक ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और उसका एक ड्रॉवर खोल कुछ खोजता है, लेकिन वो चीज उसे वहां पर नहीं मिलती है जिसे वो खोज रहा था। वैदिक ड्रॉवर में ही देखते हुए अपने मन में कहता है, जान तो यहीं पर रखती है, फिर ये खाली क्यों है? अगर यहाँ नहीं है तो इतना कह वो। वैदिक कुछ सोचता है। उसके बाद वैदिक सीधे क्लोजेट रूम में जाके सिया का कबर्ड खोलता है और अपने मन में कहता, जान ने पक्का यहीं पर रखा होगा, क्योंकि वो सिर्फ ड्रेसिंग टेबल का एक साइड यूज करती है। उसके बाद वो इस कबर्ड में ही कुछ रखती है और वो इन दो जगहों के सिवा रूम में मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करती है। उसके बाद वो पूरे कबर्ड को अपनी आंखों से स्कैन करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जगह पर थम जाती है, जहां पर सिया ने कुछ पॉली बैग्स और अपना पर्स औरतों का थैला रखा था। वैदिक जल्दी से एक एक कर उन पॉली बैग्स को देखता है। उन सब को देखते हुए उनमें से एक बैग को देख वैदिक कहता है, मिल गया। उसके बाद वो उनमें से उस पॉली बैग्स को निकाल कर बाकी के वैसे ही रखकर कबर्ड बंद कर देता है। वैदिक उसे लेक सिया के पास आता है और उसमें से सिया की दवाइयां निकालता है। वैदिक तब से सिया की मेडिसिन ही खोज रहा था। सिया अपना मेडिसिन ड्रेसिंग टेबल एक साइड ड्रॉवर में ही रखती थी, लेकिन आज सिया ने आते ही सब कुछ कबर्ड में रख दिया था। उसके बाद सो गई थी, फिर उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो मेडिसिन को वहां पर रख सके। वैदिक मेडिसिन का बैग खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालता है और एक एक कर सिया को कई मेडिसिन खिलाता है, वैसे ही जैसे उसने सिया को डिनर कराया था। बस फर्क इतना ही था, इस बार वो एक मेडिसिन सिया के मुंह में डालकर जस्ट पानी डालता था। सारी दवाइयां खिला देने के बाद वैदिक उन सभी दवाइयों को सिया जहां पर रखती थी वहां पर रखता है। उसके बाद उस पॉली बैग को डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वैदिक अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है, जिसके 2 मिनट बाद ही उसके डोर को कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर वैदिक डोर को जाके खोलता है तो उसे पार्थ डोर के पास अपने हाथों में एक छोटी शीशी पकड़े खड़ा था। वैदिक के डोर खोलते ही पार्थ उसकी ओर वे कांच की शीशी बढ़ा देता है। वैदिक भी उस कांच के शीशी को थाम कर रूम का डोर लॉक कर देता है। उसके बाद वो उस कांच की शीशी को देखते हुए सिया के पास आता है। सिया के पास पहुंचकर वैदिक सिया के पैरों के साइड बैठ जाता है और ब्लैंकेट हटाकर सिया के सुंदर और पतले पैरों को अपने लैप पर रखता है और उन्हें ध्यान से देखने लगता है। सिया के पैरों में सूजन देखकर वैदिक को अपने दिल में एक अनकहा से दर्द होता है, जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। सिया के सूजे हुए पैरों को वैदिक अपने होठों से छू लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया नींद में ही अपने पैरों को हल्का से हिलाने लगती है, जिसे महसूस कर वैदिक ध्यान से सिया के मिडी को उसके नी तक करता है। उसके बाद उस शीशी को खोलता है और उसमें से लिक्विड जैसे कुछ अपने हाथों पर निकाल कर सिया के लेफ्ट पैर पर लगाते हुए कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक। विवान के केबिन में
ईशा अपने पर्स में से एक कांच की शीशी निकाल कर टेबल पर रखते हुए वैदिक को गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम बेरहम आदमी, तुम्हें जरा से भी अपनी वाइफ की फिक्र है कि नहीं? इस हालत में भी तुम उसे इतना परेशान कर रहे हो और तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से उसके दोनों पैरों में सूजन आ गई है, ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं ये दवा लाई हूँ, इससे हर रोज रात में सिया के पैरों की मालिश करनी होगी तो उसके पैरों की सूजन चली जाएगी। मैं उससे ये बताने वाली थी लेकिन उस लड़के के वजह से ये दवा उससे नहीं बता पाई, फिर मैंने सोचा तुम्हें तो आके बताना ही पड़ेगा तो तुम्हें ही लाके ये मेडिसिन दे दूँ। अब तुम इतना तो कर ही सकते हो, अगर नहीं होगा तो वो भी बता दो, मैं उसे ही कांटेक्ट कर लेती हूँ। उसकी बात सुनकर वैदिक सिर्फ 5 ही शब्द में जवाब देता है, इसे यहाँ रखो और जाओ। उसकी बात सुनकर ईशा भी उसी तरह कहती है, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। फ्लैशबैक एंड वैदिक अपने सोच से बाहर आकर सिया के राइट पैर पर भी उस मेडिसिन को लगाकर मालिश करता है। वैदिक ये सब करते हुए बहुत ही सीरियस नजर आ रहा था और बहुत ही ध्यान से कर रहा था। कुछ देर सिया के पैरों की मालिश करने के बाद उसके पैरों को बेड पर बहुत ही आराम से रखता है। उसके बाद वैदिक दवा की शीशी को बंद करके अपनी जगह से उठता है और उस शीशी को बेड साइड टेबल पर रखता है, फिर अपने हाथ वॉश करने चला जाता है। कुछ देर बाद वैदिक अपने हाथ साफ कर बेड पर सिया के पास आता है और सिया के खूबसूरत से चेहरे को निहारने लगता है और अपने एक हाथ को सिया के फेस पर फिराने लगता है। ऐसे करते हुए उसकी हेजल ग्रीन आंखों से सिया के लिए जुनून, पागलपन और दीवानगी साफ साफ देखी जा सकती थी और वो उसी तरह से सिया के फेस को सहलाते हुए कुछ गुनगुनाता है। चैप्टर 53 बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम किसिंग यू। वैदिक सिया के चेहरे में खोया हुआ अपने आंखों में उसके लिए जुनून, पागलपन और दीवानगी लिए 2 लाइन गाता है। यू टू है लाखों ए हसीन पर इश्क सभी से होता नहीं, पर एक दफा जो दिल हो फिदा टू, फिर इन से ये सुटानी मेरे लिए टू वैक्ट बने मैं तेरा गुजारा बैन जॉन, तुम बन जाओ प्यार मेरा मैं इश्क तुम्हारा बैन जॉन। वैदिक की आवाज इतनी अच्छी और सुरीली थी कि कोई भी एक बार सुन ले तो उसमें ही खो जाए और सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध हो जाए, लेकिन वैदिक तो सिया के चेहरे में खोया हुआ था पूरी तरह से, और उसी के साथ उसके पूरे चेहरे पर झुके हुए लाइट किस किए जा रहा था। सिया इन सब से बेखबर गहरी नींद में सोई हुई थी। वैदिक सबसे पहले सिया के माथे पर, फिर दोनों आंखों पर, फिर उसके नाक पर, उसके बाद सिया के दोनों गालों पर, फिर उसकी चीन पर, उसके बाद उसके लिप पर किस करने लगता है। पहले तो वो लाइट किस करता है और हट जाता है, लेकिन उसका दिल इतने से नहीं भरता है और वो सिया के मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रखकर उसे फिर से किस करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी सॉफ्ट किस एक डीप और पैशनेट किस में बदल जाती है। वैदिक खुद पर से अपना धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगता है और वो सिया होठों पर किस के साथ बाइट भी करने लगता है। कुछ देर बाद जब सिया की सांसें उखड़ने लगती हैं तो वो नींद में ही कस मसाने लगती है और उसके माथे पर पसीने से सिलवटें पड़ने लगती हैं। सिया के हलचल करने से वैदिक उसके हाथों को छोड़कर उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। उसके छोड़ते ही सिया गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिस वजह से सिया का ऊपरी हिस्सा वैदिक के शक्त सीने से टकराने लगता है और ये होते ही वैदिक की पूरी बॉडी में हलचल सी होने लगती है और जिससे उसकी हेजल ग्रीन आंखों में सिया को पाने की डिजायर साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे महसूस कर वैदिक सिया के नेक और कॉलर बोन पर किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगता है और बाइट की हुई जगह पर सक करने लगता है। कुछ देर बाद जब सिया फिर से नॉर्मल हो जाती है तो वैदिक फिर से उसके होठों पर आकर किस करने लगता है। इस समय रूम में केवल वैदिक के किस करने का ही शोर सुनाई दे रहा था और वो भी पूरे पैशन के साथ सिया को किस कर रहा था। इस बार वो सिया के होठों पर काकीटा लेता है। उसके ऐसे करते ही सिया के मुंह से नींद में ही एक आह निकल जाती है और उसके होठ थोड़े खुल जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वैदिक अपनी टंग को सिया के मुंह में एंटर कर उसके मुंह के हर कोने को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करने लगता है। लगभग 15 मिनट फ्रेंच किस करने के बाद सिया एक बार फिर से अपने सर को इधर उधर करने लगती है, जिसे महसूस कर वैदिक अपने होठों को सिया के होठों से दूर करते हुए गहरी गहरी सांसें लेता है और अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ एनी मोर, मैं अब खुद को रोक नहीं सकता जान, बट आई ऑल्सो नो दैट आई कांट इवन कम क्लोज टू यू इन दिस कंडीशन, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस हालत में मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता।
बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम किसिंग यू, लेकिन मैं खुद को तुम्हें चूमने से नहीं रोक सकता। कहते हुए वैदिक की भी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वैदिक अपनी सांसों को काबू कर फिर से सिया के होठों पर टूट पड़ता है, किसी भूखे जानवर की तरह, जैसे वो वर्षों का भूखा हो, उसे आज ही अपना शिकार मिला हो। कुछ देर सिया के होठों को चूमने के बाद वैदिक फिर से सिया के गर्दन पर किस करने लगता है। वहां से किस करते करते वैदिक सिया के ईयर लोब पर भी किस और बाइट करता है। सिया इतनी ज्यादा गहरी नींद में या फिर बेहोशी की हालत में अभी भी थी कि उसे वैदिक के किस और बाइट करने पर भी उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, और इसी का फायदा उठाकर वैदिक सिया के कॉलर बोन पर किस करने लगता है। कॉलर बोन पर किस करते करते वो सिया के लेफ्ट साइड शोल्डर से उसकी ड्रेस नीचे की ओर सरका देता है, और उसके लेफ्ट शोल्डर पर किस करते हुए अपने एक हाथ से उसके राइट साइड शोल्डर पर से भी उसकी ड्रेस नीचे सरका देता है, और वहां भी किस के साथ हल्का हल्का बाइट करने लगता है। वैदिक सिया को इसी तरह किस करते हुए खुद को धीरे धीरे शांत करने लगता है, क्योंकि वो खुद भी जानता था इससे आगे वो अगर बढ़ा तो वो खुद को फिर रोक नहीं पाएगा सिया के करीब जाने से, जो सिया और उसके आने वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद वैदिक सिया के सीने में अपने चेहरे को छुपाए हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। जब वैदिक पूरी तरह से शांत हो जाता है तो अपना सर उठाकर सिया के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन के नीचे तक देखता है। फिर वैदिक की नज़र सिया के होठों पर जाती है, जो किस करने की वजह से उसके हट से होठ हल्के सूजे हुए लग रहे थे, साथ ही और भी ज्यादा आकर्षित लग रहे थे। उसके बाद वैदिक सिया के नेक, शोल्डर और कॉलर बोन पर अपने बाइट के निशान को देखता, जिसे देखकर उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे वो तुरंत ही छिपाते हुए कहता है, जान देखो, ये निशान इस बात का सबूत है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इतना कह वो सिया की ड्रेस को अच्छे से करता है और उसके लंबे बालों को भी, जो उसने किस करते समय तहस नहस कर दिए थे। फिर वैदिक खुद के भी कपड़े सही करता है और उसके माथे और उसके हट से पिंक होठों पर भी एक लाइट किस करता है। उसके बाद वैदिक खुद भी सिया के पास लेटकर उसे अपने बाहों में भर लेता है। फिर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर एक हल्के रोशनी वाली लाइट ऑन कर छोड़ देता है, जिससे कि रूम में हल्की रोशनी बनी रहे। फिर अपने एक हाथ को सिया के निकले हुए पेट पर रखकर अपने बच्चों को महसूस करने लगता। उसके बाद वैदिक सिया के कान के पास अपने होठों को ले जाके धीरे से उसके कान को अपने होठों से टच करते हुए बुदबुदाता है, गुड नाइट जान। इतना कह वो उसके कान पर किस कर आराम से लेट जाता है। फिर वैदिक भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो भी गहरी नींद में सो जाता है। चैप्टर 54 में ये कभी भी नहीं होने दूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अगली सुबह के 5 बजे सिया की आंखें खुलती है तो वो खुद को वैदिक की बाहों में पाती है, हमेशा की तरह। सिया बहुत ही आराम से उठकर बेड पर बैठती है, जिससे कि वैदिक की नींद न खुले, और आंखें बंद करती हैं। तभी उसके सामने कल शाम का मंजर आने लगता है, जिसे याद कर सिया झट से अपने जले हुए हाथ को देखती है, जिसे देख उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है, और उसी मुस्कान के साथ सिया अपने जले हुए हाथ को देखते हुए, जिस पर छाले पड़ गए थे, जो उसकी गोरी स्किन पर किसी दाग की तरह नजर आ रहे थे, अपने मन में कहती है, क्या हमने कोई गलती की थी जिसकी सजा हमें फिर से मिली है, या हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। सिया अपने जले हुए हाथों को देखते हुए ऐसे ही खुद से सवाल कर रही थी कि उसे किस चीज की सजा मिली है। तभी सिया के दिमाग में एक बात हिट करती है, जिसके बाद वो खुद को देखती है। खुद को बेड पर देखकर सिया खुद से सवाल करते जोर से कहती है, क्या वैदिक जी हमें बेड तक लाए वॉशरूम में से? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो तो हमें वहीं पर छोड़ देते, लेकिन हम यहाँ कैसे आए? इतना कह वो पिछली बातों को सोचने लगती हैं। कल वैदिक जी ने हमारे हाथों को गर्म पानी में डाल दिया था और फिर वो हमें वॉशरूम तक अपने साथ ले गए, फिर ठंडे पानी के नीचे हमारे हाथों को रखा, फिर हमें सब कुछ धुंधला होता नजर आया, फिर क्या हुआ हमें याद नहीं है। और सुबह जब हमारी आंखें खुली तो हम बेड पर थे, तो इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं, वैदिक जी ही हमें यहाँ पर लाए होंगे। पर ये कैसे हो सकता है? इन्हें तो हमारे जीने मरने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर वो क्या था जो हमने इनकी आंखों में कल खुद के लिए फिक्र देखा था? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं था, हम कुछ ज्यादा ही सोचे रहे हैं। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नफरत है और कुछ भी नहीं। हम भी सुबह सुबह क्या सोचने बैठ गए? अपने काम को करते हैं, वरना फिर से हमें जलील ही होना पड़ेगा।
इतना कह सिया बेड से उठ जाती है और अपने काम करने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसके उठते ही वैदिक भी उठ गया था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिससे वो सिया की सारी बातें सुन चुका था। सिया के जाते ही वैदिक अपनी आंखें खोलता है और वो डोर की ओर देखते हुए कहता है, जान, अगर तुम्हारे जीने और मरने से किसी को फर्क पड़ता है तो वो मैं ही हूं। अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही देखी है, जो एक गलत फहमी के चलते मैं तुमसे करता था, लेकिन मेरी वो गलत फहमी भी कब की दूर हो गई है। अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ दीवानों की तरह प्यार करता हूं, और अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार देखोगी, जिसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। अगर तुम्हें कुछ याद होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार। फिर कुछ याद करते हुए वैदिक कहता है, उस लड़के को भी भूल जाओगी जिसके साथ तुम हॉस्पिटल में थी, और उसी के वजह से लगता है तुम जवाब देना भी सीख गई हो। जो मेरी आंखों में देखने तक से भी सहम जाया करती थी, वो अब मेरी आंखों में देखकर मुझे जवाब देना सीख गई। ये सब उस लड़के के वजह से हुआ है जो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुझे जानता नहीं है। मैं एक झटके में उसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसे बहुत शौक है न हॉस्पिटल खरीदने का, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करके खुद के लिए कब्र खोदी है। फिर ईशा की बातों को सोचते हुए कहता है, सबको क्या लगता है तुम मुझसे दूर चली जाओगी या वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। कहते हुए डेविल स्माइल करता है, हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी बहुत ही भयानक लग रही थी, अगर कोई देख ले तो वो भी डर जाए। फिर अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथ को बेड पर उस जगह फिराता है जहां पर कुछ देर पहले सिया सोई हुई थी, जैसे वो अभी भी वहां पर सिया को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद सिया पूरे थर्ड फ्लोर की सफाई करके अपने रूम में आती है और सीधे क्लोजेट रूम में जाके कबर्ड खोलती है, और कल जो उसने अपने लिए ड्रेस खरीदी थी उसमें से एक ड्रेस निकलती है जो नेवी ब्लू कलर का एक कुर्ता सेट था, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कलर की कढ़ाई की हुई थी और साथ में दुपट्टा भी था। सिया उस ड्रेस को लेके बाथरूम के अंदर फ्रेश होने चली जाती है। आधे घंटे बाद सिया बाथरूम का डोर ओपन कर अपने हाथों में खुद के और वैदिक के धुले हुए कपड़े लिए निकलती है। उसके बाद वो सीधे अपने रूम में से निकलकर टेरेस पर चली जाती है कपड़े फैलाने के लिए। चैप्टर 55 जान काटो तो खून नहीं, सिया हुई हैरान। कुछ देर बाद सिया फिर से रूम में आती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाके खुद को बहुत ही ध्यान से देखती है। इस समय वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसके ऊपर नेवी ब्लू कलर का कुर्ता सेट और भी खिल रहा था। बेड पर लेटा वैदिक सिया को इन कपड़ों में देखकर बस एक तक देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें तो सिया के खूबसूरत से चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। वैदिक उसी तरह से सिया को ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर करते हुए खुद से कहता है, जान दिन पर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है, और इन कपड़ों में जान और भी खूबसूरत लगती है। तभी उसके मन में न जाने क्या आता है, जिसके बाद वो बोल पड़ता है, क्या मेरी जान को सब लोग देखेंगे इस तरह? ये ख्याल आते ही वैदिक की आंखों में गुस्सा उभर आता है और वो अपने जगह से तुरंत उठकर सिया के ओर कदम बढ़ा देता है। सिया इस बात से अनजान अपने लंबे और सिल्की बालों में अपने एक हाथ से बहुत ही मुश्किल से कंघी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके राइट हैंड में छाले पड़ने की वजह से उसका यूज नहीं कर रही थी। सिया जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाती है तभी कोई पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे महसूस कर सिया डर जाती है और तुरंत अपना सर उठाकर मिरर में देखती है तो अपने पीछे खड़े वैदिक को देख उसे असमंजस से देखने लगती है। ठीक तभी वैदिक भी मिरर में सिया को देखता है, जिससे दोनों की नजरें आपस में कुछ समय के लिए टकराती हैं, लेकिन सिया जल्दी ही होश में आ जाती है और अपने नजरें उससे फेरते हुए अपने हाथ को वैदिक से छुड़ाने लगती हैं। लेकिन वैदिक उसके हाथ को छोड़ने के बजाय और भी कस पकड़ लेता है। फिर सिया को पीछे से अपने बाहों में भरकर अपने दूसरे हाथ को उसके पेट पर रख उसके बाद अपनी चीन को सिया के कंधे के ऊपर रख देता है और सिया की गर्दन पर अपने सख्त होठ रख एक लाइट किस कर देता है। वैदिक के अचानक इस तरह से अपने बाहों में भरने और अपनी गर्दन पर उसके सख्त होठों को महसूस कर सिया अपनी जगह पर भूत बन जाती है और उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती है। और ये सब इतने अचानक से हुआ कि सिया को कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। लेकिन अगले ही पल वैदिक ने अपनी लो और सेड्यूसिंग वॉइस में सिया के कान को अपने होठों से टच करते हुए बस एक शब्द बोलता है, जान ना, शब्द को थोड़ा खींचते हुए। वैदिक के शब्द सुन सिया अपनी जगह पर बुत बनकर जम जाती है। उसका हाल ऐसा हो जाता है जैसे काटो तो खून नहीं।
क्योंकि सिया ने पहली बार अपने लिए जान सुना था वैदिक के मुंह से, जो उसके लिए किसी सरप्राइज या शौक से कम नहीं था। उसे इस तरह एक ही जगह पर फ्रिज हुए देख और उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को सुनकर के वैदिक के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, और वो सिया को फिर से शौक देते हुए कहता है, जान तुम कहीं जा रही हो क्या? उसकी बात सुनकर सिया और भी शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सिया बस इसी तरह बुत बने खड़ी हुई थी। उसे जवाब न देता हुआ देखकर वैदिक की भावें आपस में सिकुड़ जाती हैं और वो अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है जान, जिसका जवाब तुमने मुझे अभी तक नहीं दिया। उसकी बात सुनकर सिया सहम जाती है और हकलाते हुए कहती है, ना ना नहीं, हाँ हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उसे खुद से डरता हुआ देखकर वैदिक खुद को नॉर्मल करते हुए फिर से कहता है, फिर तुमने ये क्यों पहना है जैसे तुम किसी से मिलने जाने वाली हो? वैदिक की इस बात को सुनकर सिया के फेस एक्सप्रेस बदल जाते हैं और अब वो बिना डरे उसी तरह से जवाब देती हैं, नहीं हम किसी से नहीं मिलने जाने वाले हैं, और भला हम किसी से क्यों मिलने जाएंगे, हमारे पास कौन है ही जिससे मिलने हम जाएंगे। ये सब कहते हुए सिया के बातों में रूखापन और उदासी साफ साफ महसूस की जा सकती थी, जिसे वैदिक ने भी महसूस कर लिया था, और वो भी अच्छी तरह से जानता था कि सिया हमेशा घर पर ही रहती थी। उसे जब हॉस्पिटल जाना होता था तभी वो घर से निकला करती थी, नहीं तो वो घर पर ही रहती थी, घर रहकर अपना सारा काम करती थी। उसके बाद थोड़ी देर सुमन जी के पास उनकी गोद में सर रखकर चुपचाप बैठा करती थी, फिर अपने कमरे में आ जाया करती थी और न ही किसी से कुछ कहा करती थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वैदिक ये सवाल सिया से करता है। वैदिक सिया का जवाब सुनकर कहता है, तो फिर तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं जैसे तुम कहीं जाने वाली हो? उसकी इस बात को सुनकर सिया बिना किसी भाव के इस बार भी कहती है नहीं, जिसे सुन वैदिक उसे अपने बाहों में उठा लेता है। उसके ऐसे अचानक उठाने से सिया डर जाती है और अपने एक हाथ को जल्दी से वैदिक के गले में फंसा लेती है और दूसरे हाथ से उसके कॉलर को पकड़ लेती है। उसे इस तरह देखकर वैदिक मन ही मन मुस्कुराते हुए क्लोजेट रूम की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ देर बाद वैदिक सिया को क्लोजेट रूम के अंदर लेके जाता है और उसे क्लोजेट रूम के राइट साइड कबर्ड के पास ला सिया को अपनी बाहों में से उतार कर खड़ा करता है। उसके बाद वो उस कबर्ड के सामने सिया को खड़ा कर उसके पीछे खुद भी खड़ा हो जाता है। फिर बहुत ही आराम से सिया के राइट हैंड को उठाकर कबर्ड में लगे लॉक सिस्टम के पास ले जाकर उसके पांचों उंगलियों को उस पर स्कैन करता है, जिसके 30 सेकंड बाद वो कबर्ड 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसे देख सिया हैरान हो जाती है। क्योंकि वो रोज क्लोजेट रूम की साफ सफाई करती थी, लेकिन उसे कभी इस बात का पता ही नहीं चला कि वो कबर्ड नहीं बल्कि कबर्ड के रूप में एक डोर था, जिस पर सिया ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। क्योंकि कोई भी आम इंसान उसे देखता तो उसे भी वही नजर आता, उसकी डिजाइन ही ऐसी थी। और एक रीजन ये भी था कि सिया बस उन्हीं चीजों को छूती थी जिसकी उसे इजाजत थी, और न ही उसके पास इतना टाइम था कि वो इन सब पर ध्यान दे। उसकी हैरानी तब और भी बढ़ जाती है जब उसे वैदिक फिर से अपनी बाहों में उठाकर उस कबर्ड के रूप में मौजूद दरवाजे के अंदर ले जाकर उसे उतारता है। चैप्टर 56 शायद हमारी इतनी औकात भी नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। सिया जैसे ही अपने चारों तरफ देखती है और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये रूम भी क्लोजेट रूम के जैसा ही बिल्कुल था। फर्क सिर्फ इतना था, इसमें जितने भी कपड़े और चीजें थी वो किसी लड़की की थी। एक तरफ ब्रांडेड इंडियन और वेस्टर्न कपड़े थे, जैसे सूट, साड़ी, मिडी, लहंगा, सरारा, कुर्ता सेट, प्लाजो सेट, गाउन, जीन्स, टी शर्ट, टॉप्स और भी बहुत सारे पार्टी वियर कपड़े थे। उसके जस्ट बगल में बहुत सी नाइट वियर ड्रेसेस थी। दूसरी ओर हर ब्रांड के हील, शूज, सैंडल, जूती जो उन कपड़ों से मैचिंग थी, और उसके सामने की साइड पर कपड़ों से मैच करती हुई ज्वेलरी से भरी हुई थी। वहां पर हर प्रकार की ज्वेलरी मौजूद थी। नॉर्थ साइड बहुत ही लेटेस्ट पर्स थे जो अलग अलग प्रकार, जैसे हैंड बैग्स, शोल्डर बैग, क्लच बैग, बैकपैक, टोट बैग, सैचल बैग, मिनी बैग, क्रॉसबॉडी बैग, डफल बैग रखे गए थे। ऐसे बहुत से लेडीज पर्स जो बहुत ही रेयर थे वो सब कुछ मौजूद थे। साउथ साइड बस ब्यूटी प्रोडक्ट से भरा पड़ा था। उस क्लोजेट रूम में कुल मिलाकर एक लड़की के लिए जितनी भी यूज की जाने वाली चीजें होती थी सब कुछ वहां पर मौजूद था। लेकिन उन चीजों में से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो सिया की पसंद की थी, जिसे वो लेना चाहती थी, लेकिन महंगे होने की वजह से वो कभी लिया ही नहीं करती थी।
सिया जो ये सब कुछ देखकर पहले हैरान थी, लेकिन अब वो खुद को नॉर्मल करती है और अपनी नजरें उन सब चीजों से फेरते हुए वैदिक की ओर देखती है, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। वैदिक भी सिया के आंखों में छुपे सवाल को पहचान लिया हो और उसका जवाब देते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा है जान, तुम्हें पसंद आया। उसकी बात सुनकर सिया बिना भाव के कहती है, शायद हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम इन्हें एक नज़र देख भी सके, पसंद की बात तो दूर की है। कहते हुए सिया बिना वैदिक पर ध्यान दिए जैसे क्लोजेट रूम में आई थी वैसे ही निकल जाती है। सिया के जाते ही वैदिक डोर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, बहुत जल्द जान तुम इन सब चीजों का यूज खुद करोगी, बस तुम देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कह वैदिक भी उस क्लोजेट रूम में से निकल कर अपने क्लोजेट रूम में आकर सिया के कबर्ड के पास खड़ा होकर उसे खोलता है। उसके बाद कबर्ड में मौजूद जितने भी सिया के कपड़े थे उनके साथ कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद वैदिक सिया के कपड़ों पर एक नज़र डालता है। उन कपड़ों को देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट और रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। उसके बाद वो भी रूम में आ जाता है। वैदिक रूम में आके देखता है तो उसे सिया ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपने मांग में सिंदूर लगाने वाली होती है। उसे इस तरह देखकर वैदिक उसके ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सिया जैसे ही अपनी मांग भरने जाती है वैसे ही वैदिक एक बार फिर उसके हाथों को थाम लेता है, जिसे महसूस कर सिया के हाथ रुक जाते हैं और वो उसी तरह अपनी नज़र उठाकर वैदिक को देखती है। लेकिन वैदिक उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए सिंदूर की डिब्बी अपने हाथ में लेता है और एक चुटकी सिंदूर उठाकर सिया के मांग में भरते हुए उसके कान के पास झुककर कहता है, ये हक मेरा है जानना, शब्द को खींचते हुए उसके सिंदूर लगाते ही सिया की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर जाता है। वैदिक सिया की मांग भरने के बाद उसके माथे को चूम लेता है, जिसे महसूस कर सिया अपनी आंखें झट से खोलती है और उसकी नज़रें वैदिक की नज़रों से मिलती है। सिया एक पल को वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों में देखकर उसमें खो जाती है, लेकिन तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज आती है, जान ऐसे मत देखो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया अपने होश में आती है और जल्दी से वैदिक से अपनी नजरें फेर लेती हैं। सिया अपना दुपट्टा सही करते हुए जैसे ही जाने को होती है वैदिक उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन वो पीछे पलट कर नहीं देखती है। वैदिक उसे रुका हुआ देखकर उसके हाथों को पकड़े हुए ही बेड की ओर लेके जाता है और उसे बेड पर बैठाकर बेड साइड टेबल का ड्रॉवर ओपन करता है। उसे ओपन कर उसमें से एक दवा निकलता है। चैप्टर 57 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कुछ लोग सिया मैडम से मिलना चाहते हैं। वैदिक उस दवा को लेके सिया के पास आकर अपने घुटनों के बल सिया के सामने बैठ जाता है। उसे इस तरह देख सिया जल्दी से बेड पर से खड़ा हो जाती है और वैदिक को अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर कहती है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वैदिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो फिर से सिया के लेफ्ट हैंड को पकड़कर उसे बैठा देता है और उसके राइट हैंड को आराम से पकड़कर दवा लगाता है। सिया वैदिक को अपने जले हुए हाथ पर मलहम लगाते हुए देखकर उसे अजीब तरह से देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या वैदिक जी कल ऑफिस से आते वक्त कोई नशा करके आए थे जो वो आज इतने बदले बदले हुए से लग रहे थे। सिया अभी सोच ही रही थी कि तभी उससे वैदिक की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो कह रहा था, जान अपने हाथ को पानी में मत भिगाना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया होश में आकर अपने जले हुए हाथ को देखती है जिस पर वैदिक ने दवा लगाई थी। उसे देखते हुए सिया अपने मन कहती है, ये जख्म तो कभी ना कभी भर ही जाते, लेकिन उन जख्मों का क्या जो हमारे दिल में है वो तो कभी भी नहीं भरेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, अब हमें इन सब चीजों से जरा से भी फर्क नहीं पड़ता है। सिया अपने मन में ये सब कहते हुए बेड से खड़ी हो जाती है और सीधे रूम में से निकल जाती है। सिया जब हाल में आती है तो उसे आज सभी लोग रघुवेंद्र जी, सुमन जी, सार्थक और दिशा हाल में बैठे हुए चाय पीते नजर आते हैं, जिन्हें देख उसे समझने में देर नहीं लगती है कि वो लोग सुबह में ना आकर रात को ही आए होंगे। उसके बाद सिया हाल में लगी दीवार घड़ी की ओर देखती है जिसमें सुबह के 7 बज चुके थे। सिया घड़ी देखते हुए कहती है, हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा, आज बहुत लेट हो गया है, उसके पहले हमें काफी भी बनाकर वैदिक जी को देनी होगी। तभी रघुवेंद्र जी की नज़र सिया पर जाती है तो वो उसे बुलाते हैं। सिया सुनिए तो।
उनकी आवाज सुनकर सिया उनकी ओर बढ़ जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, जी पापा। सिया को अपने सामने देख रघुवेंद्र जी अपनी फिक्र भरी आवाज में सिया से पूछते हैं, बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आज आप इतने लेट आए हैं। अबे उन्होंने ये कहा ही था कि उनके बगल में बैठी सुमन जी जल्दी से अपना चाय का कप रखकर सिया के पास आकर उसे फिक्र से देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ आपकी तबीयत को, आप अभी हमें बताएं, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। सिया अपने लिए उन दोनों की फिक्र करता देख अपनी प्यारी सी आवाज में कहती, माँ हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है, वो बस आज हमारी नींद नहीं खुली और हमें उठने में देर हो गई थी। इतना कह वो अपना सर किसी मुजरिम की तरह झुका लेती है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। सिया का झुका हुआ सर देखकर सुमन जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसमें सर झुकाने वाली कौन सी बात है। उनकी बात सुनकर सिया कहती है, ठीक है माँ आप लोग बातें कीजिए, मैं अपना काम करने जाती हूँ। कहते हुए सिया बिना किसी के ओर देखे किचन के अंदर बढ़ जाती है। उसे जाता हुआ देखकर सुमन जी उदासी से उसे देखते हुए कहती है, हमें कुछ करना होगा, अगर सिया अब भी ऐसे ही काम करती रही तो उन्हें के लिए अच्छा नहीं होगा। इधर सिया किचन में आकर जल्दी से वैदिक के लिए काफी तैयार करती है। सिया काफी लेके जैसे ही हाल से होते हुए सीढ़ियों के पास जाने वाली होती है, उसे सबके साथ सिंगल सोफे पर बैठा वैदिक नजर आता है, जो इस समय बिल्कुल तैयार होकर बैठा था। उसने ब्लैक सूट और अंदर व्हाइट शर्ट पहने हुए था। सिया उसे हाल में देख कहती, आज कुछ तो अजीब है। इतना कह वो वैदिक के पास बढ़ जाती है और उसे के सामने ट्रे करती है, जिसे देख वैदिक जैसे ही अपने हाथ बढ़ाकर काफी उठाने वाला होता है, तभी उसके पीछे से कोई आके काफी का कप उठा लेता है। किसी और अपनी काफी उठाते हुए देखकर वैदिक गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और सिया भी अपने सामने वैदिक के पीछे खड़े इंसान को देखकर हैरान हो जाती है। वैदिक अपनी रौबदार आवाज में उस शख्स को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी काफी लेने की। वही उस शख्स को देख सिया अपने मन में बुदबुदाती है, डॉक्टर ईशा यहाँ। वैदिक की बात सुनकर ईशा उसे देखते हुए कहती है, क्यों, इस काफी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये तुम्हारी है। उसकी बात सुनकर वैदिक अपना दांत पीस लेता है, लेकिन ईशा को देख दिशा जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए कहती है, तुम कब आए और हमें बताया क्यों नहीं। इतना कह वो ईशा को अपने गले से लगा लेती है। सुमन जी भी ईशा को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, ईशा बेटा आप यहाँ आने वाली थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम आपकी खातिरदारी अच्छे से करते। ईशा उनकी बात सुनकर कहती है, आंटी अगर आपको मेरी खातिरदारी ही करनी है तो आप आराम से कीजिए, वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप सबके साथ फिर से अब यही रहूंगी। उसकी बात सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम जब से गई थी घर में शांति छा गई थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत मजा आएगा। कह वो मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें हंसते हुए देखकर रघुवेंद्र जी और सार्थक भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुमन जी के होठों पर मुस्कान देखी थी। वो सब अभी अपनी बातों में लगे हुए ही थे कि तभी एक गार्ड भागते हुए आता है, सार्थक के कान में धीरे से कहता है, सर बाहर कुछ लोग आए हुए हैं और वो सिया मैडम से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। उसकी बात सुनकर सार्थक एक नज़र सिया को देखता है, जो अपनी हैरान नजरों से एक तक बस ईसा को ही घूरे जा रही थी। उसके बाद वो गार्ड से कहता है, ठीक है उनकी अच्छे से तलाशी लेके अंदर भेज दो। सार्थक की बात सुनकर गार्ड अपना सर हिलाकर बाहर की ओर चल देता है। चैप्टर 58 चित्रांग पहुंचा खुराना मैंशन में। खुराना मैंशन के गेट पर एक लड़का जो कब से जिद किए जा रहा था सिया से मिलने के लिए, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं दे रहे थे, तभी उसके पीछे से एक दमदार आवाज आती है, तुम हमें जाने दो, हम उनके रिलेटिव हैं। उसकी आवाज सुनकर वो गार्ड भी एक पल के लिए सहम जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। उसे फिर से मना करता देख वो लड़का, जो कोई और नहीं चित्रांग था, उन्हें अपनी स्टिल ब्लू आंखों से देखते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अंदर जाने से रोक सको। तभी आगे वाला लड़का, जो कोई और नहीं जॉनी ही था, वो चित्रांग की आंखों को देख उसके मन की बात को समझते हुए वहां खड़े गार्ड से बोलता है, तुम्हें पता है हम कौन हैं नहीं ना, तो हमें अंदर जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कौन हूं और वो हमें जानती है कि नहीं। अबे उसने इतना कहा ही था कि वो गार्ड जो अंदर गया था वो उस गार्ड के पास आता है और उसके कान में धीरे से सार्थक की कही हुई बात को कहता है।
जिसके बाद दोनों गार्ड उनकी तलाशी लेते हैं। उन्हें एक गुलाब के फूलों के गुलदस्ता के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। उनके इशारे को समझकर पीटर, जो सबसे पीछे खड़ा था, वो खुद से कहता है, मेरे सामने इनकी औकात क्या होती, फिर भी ये हमको यहाँ इतनी देर तक रोकती, इनको तो मैं बाद में बताता कि मैं क्या है। कहते हुए वो भी फूलों को पकड़े हुए चित्रांग के पीछे पीछे चल देता है। मिशन के अंदर सभी लोग अपने में लगे हुए थे और ईशा की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वहां पर अब सिया नहीं थी। वो जा चुकी थी काफी बनाने के लिए, क्योंकि वैदिक ने उससे फिर से काफी लाने का इशारा किया था, जिसे समझकर वो किचन में चली गई थी। सिया किचन में काफी बना ही रही थी कि तभी एक मेड आकर बहुत ही रेस्पेक्ट से कहती है, ये कोई और नहीं कल वाली ही मेड थी जिसका नाम मीठी था। मीठी कहती है, मैम वो आप 2 कप कॉफी और बना दीजिएगा, क्योंकि पार्थ सर और वीर सर भी आए हुए हैं और वो दोनों लोग भी हाल में ही बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनकर सिया भी बहुत ही प्यार से जवाब देती है, ठीक है हम बना देंगे। उसकी बात सुनकर मीठी अपनी जगह पर ही खड़े रहती है, वहां से जाती नहीं है। उसे किचन में अभी भी खड़े हुए देखकर सिया कहती है, क्या हुआ, आपको और भी कुछ कहना है, आप हमें बता सकती हैं। उसकी बात सुनकर मीठी हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैम आप हमें आप मत कहा कीजिए, हम आपसे छोटे हैं, प्लीज आप हमें हमारे नाम से बुलाया कीजिए। उसकी बात सुनकर सिया उसी तरह उसे देखते हुए मासूमियत से कहती है, लेकिन हमें तो आपका नाम भी नहीं पता है। उसकी बात सुनकर मीठी की आंखों में चमक आ जाती है और उसी चमक के साथ कहती है, हमारा नाम मीठी है। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, अच्छा अब हम आपको आपके नाम से ही बुलाएंगे, अब आप खुश हैं। सिया की बात सुनकर मीठी की आंखों में और भी ज्यादा चमक आ जाती है और वो उसी तरह अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर किचन से निकल कर जाते हुए किचन के बाहर खड़े शेफ से कुछ कहती है और वहां से चली जाती है। इधर सिया भी तीनों के लिए काफी बनाने में लग जाती है। हाल में इस समय सभी लोग मौजूद थे। सिंगल सोफे पर वैदिक किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके एक साइड में वीर और पार्थ बैठे हुए थे और दूसरी साइड में दिशा और सार्थक बैठे हुए थे और सामने के सोफे पर रघुवेंद्र जी और सुमन जी के बीच ईशा रघुवेंद्र जी के गले लगे हुए बैठी थी और वैदिक को अपनी जलती हुई नजरों से देख रही थी। तभी एक गार्ड बहुत ही पोलाइटली सार्थक के पास आके कहता है, सर यही है वो लोग जो उनसे मिलना चाहते हैं। इतना कह अपना सर रिस्पेक्ट से झुका लेता है। उसकी बात सुनकर सभी की नजरें उस गार्ड की बात सुनकर सार्थक के साथ और हाल में मौजूद सभी लोग उस ओर देखने लगते हैं जहां पर उसने इशारा किया था। चैप्टर 59 चित्रांग का सबके सामने सिया को गले से लगाना। उन तीनों को देखकर हाल में मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो उन्हें जानते ही ना हो कि वो कौन है। लेकिन इसके विपरीत वैदिक, ईशा और वीर के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जैसे वो अपने सामने खड़े चित्रांग को आंखों से ही मार डालेंगे। सार्थक उन्हें देखते हुए आराम से पूछता है, तुम लोग कौन हो और सिया को कैसे जानते हो? उसका सवाल सुनकर जॉनी जल्दी से जवाब देता है, हम उनके रिलेटिव हैं। उसकी बात पूरी होते ही सुमन जी बोल पड़ती हैं, हम सिया को बहुत पहले से जानते हैं, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं, अगर कोई था तो सिर्फ हम थे, अगर आप लोग उनके रिलेटिव होते तो वो हमें जरूर बताती। उनकी बात सुनकर सार्थक की भवें सिकुड़ जाती हैं और वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है उसके पहले ही उससे वहां पर सिया अपने हाथों में ट्रे पकड़े हुए आती हुई दिखाई देती हैं। और उसी के साथ वैदिक, चित्रांग की भी नजरें सिया के ऊपर जाती है। सिया को देख चित्रांग के आंखों में कुछ अजीब से ही इमोशन नजर आते हैं और वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने कदम को सिया की ओर बढ़ा देता है और उसके पीछे ही जॉनी और पीटर भी अपने कदम बढ़ा देते हैं। आज उनके भी आंखों में कुछ अलग ही था सिया को देखकर। सिया अपने सामने चित्रांग को देख कुछ समझ पाती उसके पहले ही चित्रांग उसके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को लेके अपने पीछे जॉनी को पकड़ा देता है। उसके बाद चित्रांग सीधे सिया को अपने गले से लगा लेता है। सिया को गले से लगाते ही चित्रांग अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो किसी चीज को लेके बेचैन था। सिया को गले लगाते ही उसे चैन मिला हो। वही हाल में सभी लोग चित्रांग को इस तरह सिया के गले लगे हुए देख अजीब तरीके से चित्रांग को देख रहे थे, लेकिन वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो अपनी आंखों में नफरत लिए एक तक बस चित्रांग को देख रहा था, जो उसकी जान को गले लगाए खड़ा था।
वीर तो अपना मुंह खोले एक नजर वैदिक को उसके बाद सिया को देख रहा था और वो उसी तरह अपने साथ बैठे पार्थ को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है? उसकी बात सुनकर पार्थ नमे अपना सर हिला देता है, जिसे देख वीर वैदिक को देखते हुए कहता है, जहां तक मुझे पता है उस हिसाब से तुम्हारे बॉस का सौतन है और तुम्हारी लेडी बॉस का आशिक है। वही वीर की ये बात जैसे ही वैदिक के कानों में पड़ती है, वैसे ही वैदिक अपनी जलती हुई नजरों से वीर को देखता है। वीर को जैसे ही अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाह महसूस होती है तो वो उस ओर देखता वीर वैदिक को खुद को घूरता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसकी बात वैदिक ने सुन ली है, जिसे देख वो एक नकली हंसी हंसते हुए धीरे से बुदबुदाता है, मैं तो मजाक कर रहा था ही। वैदिक उसे इस तरह देख उसे इग्नोर कर देता है, फिर अपना ध्यान सिया की ओर करता है। वही ईशा वैदिक को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो अब बहुत मजा आने वाला है। इतना कह वो अपने होठों पर मुस्कान लिए वैदिक के हर एक आते जाते एक्सप्रेशन को ही देख रही थी। वही सिया चित्रांग को अपने सामने देख हैरान तो होती ही है, लेकिन चित्रांग के अचानक से खुद को गले लगाने से और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपनी जगह पर जम जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आज उसके साथ हो क्या रहा था। सुबह से ही एक के बाद एक झटके खाए जा रही थी। सबसे पहले वैदिक का बिहेवियर, उसके बाद डॉक्टर ईशा को यहाँ पर सबसे इस तरह बातें करते हुए देखना, अब अचानक से चित्रांग को अपने सामने। सिया अपने सोच में अभी गुम ही थी कि तभी उसके कानों में सुमन जी की आवाज पड़ती है, जो कह रही थी कि सिया आप इन्हें जानती है क्या? सुमन जी का सवाल सुन सिया अपने होश में आती है और वो उन्हें क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सुमन जी के सवाल करते ही चित्रांग भी सिया से दूर होकर उसके माथे पर लाइट किस करते हुए साइड हो जाता है। वही उसके ऐसा करते ही सिया को एक और झटका लगता है। सिया अभी उसी में खोई हुई ही थी कि तभी जॉनी और पीटर भी उसे दोनों साइड से हक कर लेते हैं। सिया को फिर से एक और झटका लगता है, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज जाती है, जिसे सुन वो आवाज की दिशा में देखती है तो पाती है कॉफी टेबल पर रखा सोपिस कई टुकड़ों में नीचे फर्श पर पड़ा था और सभी लोगों का ध्यान सिया की ओर से हटकर अब वैदिक के ऊपर था, जिसने अभी अभी चित्रांग को सिया के माथे पर किस करते उसके बाद जॉनी और पीटर को भी उसे साइड हक करते हुए देख गुस्से से बेकाबू हो जाता है और काफी टेबल पर रखे कीमती शोपीस को उठाकर फर्श पर फेंक दिया था। रघुवेंद्र जी सब चीजों को इग्नोर करते हुए सिया से पूछते हैं, बेटा आपने बताया नहीं अभी तक कि वे कौन है? रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सिया चित्रांग को देखती है, जो इस समय उसका वही जला हुआ हाथ पकड़े उसे ही बस एक तक घूरे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। सिया एक नज़र चित्रांग को देख रघुवेंद्र जी से कहती है, पापा ये चित्र है और हम इसे जानते हैं। हम इसे ही नहीं बल्कि जॉनी और पीटर की ओर इशारा करते हुए इन्हें भी जानते हैं। सिया की बात सुनकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, अच्छा तो हमें भी मिलाओ इन तीनों से। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे रिलेटिव है। उनकी बात सुनकर सिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी। उसके बाद वो चित्र का हाथ पकड़े हुए ही सभी लोगों की ओर आती है और उसके पीछे ही जानी और पीटर भी आते हैं। चैप्टर 60 हमें कभी मौका ही नहीं मिला। सिया को चित्र का हाथ थामे देखकर वैदिक अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है, जिसे सुन वो अपनी तीखी नजरों से चित्रांग को देखने लगता है। सिया रघुवेंद्र जी से कहती है, पापा ये चित्र है और चित्र ये हमारे पापा लगते हैं। उसके बाद जॉनी की ओर इशारा करते हुए कहती, पापा ये जॉनी है। फिर पीटर की ओर देखते हुए, और इसका नाम पीटर है। ये दोनों चित्र के साथ ही रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। सिया की बात सुनकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, ओह अच्छा, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो और तुमने कभी बताया नहीं इनके बारे में? सिया कुछ कहती उसके पहले ही चित्रांग रघुवेंद्र जी को घूरते हुए बीच में बोल पड़ता है, क्या आपने कभी उनसे पूछा उनके बारे में कि उनके भी रिलेटिव है या नहीं? ये सब कहते हुए चित्रांग की बातों में एक गुस्सा झलक रहा था। रघुवेंद्र जी भी हल्का से मुस्कुराते हुए, ये तो तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वैदिक को घूरते हुए कहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी की वजह से हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी बेटी से कुछ पूछ सके। उनके बातों के पीछे वैदिक के लिए झूठा ताना सभी लोग समझ रहे थे, केवल सिया, चित्रांग, जॉनी और पीटर को छोड़ के।
उनकी बात को इग्नोर करते हुए चित्रांग कहता है, मुझे पता नहीं था घर आए मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है। उन्हें बैठने के लिए बोलने के बजाय उनसे पूछताछ किया जाता है। कहते कहते चित्रांग की नज़र रघुवेंद्र जी से चिपक कर बैठी ईशा पर जाती है, जिसे देखकर वो अपनी भवें सिकोड़ लेता है। फिर चित्रांग सबको इग्नोर करते हुए पीटर के हाथ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता सिया को देते हुए कहता है, ये आपके लिए। सिया भी उसके हाथ से फूलों को लेते हुए बोली, ये बहुत सुंदर और फ्रेश लग रहे हैं। इतना कह वो जॉनी के हाथ से ट्रे को लेके वैदिक की ओर बढ़ने के लिए होती है कि तभी चित्रांग एक कप कॉफी का उठा कर कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? जो आपने मेरे लिए कॉफी भी बना दिया। उसने अबे इतना कहा ही था कि तभी जॉनी और पीटर भी एक एक कप उठाते हुए कहते हैं, हमारे लिए भी बना है बॉस। सोफे पर बैठा वैदिक चित्रांग को कॉफी उठाते देख गुस्से से अपनी जगह खड़ा हो जाता है और वो सीधे वहां से चला जाता है। ठीक उसके पीछे पार्थ और वीर भी जॉनी और पीटर को घूरते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही चित्रांग आके सिंगल सोफे पर बैठ जाता है जहां पर वैदिक बैठा था और उसके साइड में जॉनी और पीटर भी आके बैठ जाते हैं और अपनी कॉफी का मजा लेने लगते हैं। सार्थक वैदिक के इस तरह जाने से उसे इग्नोर करते हुए बहुत ही नर्म भाव से कहता है, वैसे सिया तुमने हम सब लोगों से मिलाया नहीं इन्हें। उसकी बात सुनकर सिया सार्थक को देखते हुए कहती है, हम अभी मिलाते हैं। उसके बाद वो सबसे कहती है, इनका नाम तो आप लोगों को पता ही चल गया, अब हम आप सबको इससे मिलवाते हैं। इतना कह सिया एक एक कर चित्रांग को सबसे मिलवाने लगती हैं। सिया सुमन जी की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये माँ है। उसके बाद सार्थक और दिशा की ओर इशारा करते हुए, ये भैया है और ये भाभी है। उसके बाद वो ईशा को देखते हुए रुक जाती है कि उसे वो क्या कहकर मिलवाए। तभी सुमन जी सिया के मन की बात को समझते हुए कहती हैं, तुम दोनों ही रुको, मैं मिलवाती हूँ। इतना कह वो ईशा को देखते हुए सिया से कहती है, बेटा ये ईशा है पार्थ की बहन, दोनों ही ट्विंस है और ये इनकी माँ और रघुवेंद्र जी बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए पहले पार्थ और ईशा यहीं हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन ईशा जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई उसके बाद भी वो यहीं रहती थी। लेकिन 2 साल पहले ही अचानक से दोनों ही चले गए और किसी को बताया भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी पार्थ आता जाता था, लेकिन ये तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। अब वो यहीं रहेगी हमारे साथ। इतना कह वो चुप हो जाती है। उनकी बात सुनकर सिया कहती है, अच्छा लेकिन हम इन्हें जानते हैं पहले से, क्योंकि ये हमारी डॉक्टर है। उसकी बात सुनकर सुमन जी कंफ्यूज हो जाती है लेकिन कहती कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके इस बदलते भावों को चित्रांग नोटिस कर लेता है। फिर सिया सबको देखते हुए कहती है, और ये हमारा छोटा भाई चित्र है। सिया की बात सुनकर सभी लोग चित्रांग को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।